नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आकार आईएएस के ऑनलाइन मंच पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे अलंकार और इसमें अलंकार का चौथा पार्ट मतलब चौथा भाग हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर जो है अलंकार से कंप्लीट किए हैं एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले भाग में हमने देखा अलंकार का एक परिचय, जिसमें हमने अलंकार की डेफिनेशन और अलंकार से रिलेटेड, अलंकार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न 2020 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर हमने चर्चाएं की। फिर दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी अलंकार का पहला भेद शब्दालंकार की और उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष पर चर्चा की। तीसरे भाग की यदि हम बात करेंगे तो अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की चर्चा हमने की। और इसी क्रम में, जैसा कि मैंने आपको अंतिम क्लास में भी बताया था कि रूपक अलंकार पढ़ेंगे हम, और वो प्रश्न जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताए थे, जो केवल प्रश्न के रूप में बताए थे, उन प्रश्नों के उत्तर पर आज चर्चा करेंगे। मतलब 3 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर का प्रश्न जो अलंकार से पूछा गया था एमपीपीएससी 2020 में, उन प्रश्नों को आज लिखने की जो है शुरुआत करेंगे। एक तरीके से देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, उस सेशन में हम रूपक अलंकार और अलंकार से संबंधित वो प्रश्न जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं 2020 के में, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, एक वीडियो हम आकार के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बनाएंगे जिसमें पेपर 5 जो आंसर राइटिंग होती है, मतलब 3 नंबर के प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, जितने भी तरीके के प्रश्न जो आपके हिंदी पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर 5 में पूछे जाते हैं, उन सभी को लिखने की एक शैली क्या होनी चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस पर एक वीडियो जो है बनाया जाएगा और वो अगला वीडियो होगा। लेकिन आज के सेशन में हम रूपक और उस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं रूपक अलंकार तक। अब रूपक अलंकार और इससे पहले हमने पढ़ा था उपमा अलंकार, इन दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। यदि मैं शॉर्ट में बात करूं तो उपमा अलंकार में 4 अंग मिले थे हमें। कितने अंग मिले थे? 4। एक मिला था उपमेय, एक मिला था उपमान, एक मिला था वाचक शब्द और एक मिला था आपको समान धर्म। तो 4 अंग थे। लाइक कैसे? तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, तो तुम्हारा मुखड़ा क्या हो गया था? उपमेय। चांद क्या हो जाएगा? उपमान। सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो जाएगा? समान धर्म। अब रूपक ये कहता है कि यदि सुंदर है तो चांद भी सुंदर है, मुखड़ा भी सुंदर है। इसका मतलब उपमेय और उपमान दोनों के गुण कैसे हो गए? समान हो गए। तो क्यों ना इनको हम मिला दें और फाइनली हो जाएगा उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका रूपक। और यही चीज आपको देखने को मिलेगी कर्मधारय समास में। कहां मिलेगी दोस्तों? कर्मधारय समास में। मतलब रूपक अलंकार में जो उपमेय उपमान मिलते हैं वो एक ऐसे सामासिक पद हैं जो कर्मधारय समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसका मतलब कर्मधारय के सामासिक पद ही रूपक अलंकार में देखने को मिलेंगे, और उसकी जब प्रकार हम देखेंगे रूपक अलंकार के, तब भी कर्मधारय समास हमारी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझना कि गुणों की समानता के कारण, किसकी? गुणों की समानता के कारण जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, गुणों की समानता के कारण जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, अर्थात दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उपमेय प्लस उपमान कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा था तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, ये उपमा अलंकार में देखा। लेकिन यही रूपक में क्या होगा? चंद्रमुखी। अभी तक हमने देखा, जैसे कि आपको बताया कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है, अभी सुंदर देखा, अब क्या बोला? चांद सा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? चंद्रमुखी। ठीक है, या मैंने बोला भगवान विष्णु के जो चरण हैं वो कमल के समान है, इसकी जगह हम बोलेंगे चरण सरोज। तो इस टाइप के आपको पद मिलेंगे, और वो पद कहां मिलेंगे? रूपक में। और रूपक का उदाहरण क्या होगा? उदाहरण होगा चरण सरोज पखारन लागा, या फिर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूं।
तो आपने देखा चंद्रमा मतलब उपमान और खिलौना मतलब उपमेय, और दोनों को मिला दिया एक सामासिक पद बना, और यही सामासिक पद आपका क्या कहलाएगा? रूपक। तो संस्कृत की डेफिनेशन तो है ही, लेकिन यदि हम बात करेंगे कि जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमान को उपमेय पर निषेध रहित आरोपित कर दिया जाए, मतलब मिला दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। और मैं आपको बता दूं रूपक के 3 भेद आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको दिख रहे हैं, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और सांग रूपक। और सबसे बड़ी बात, एमपीपीएससी 2020 में यह सांग रूपक पूछा गया था, यह सांग रूपक पूछा गया था। इसका मतलब मध्य प्रदेश का जो मुख्य परीक्षा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उस एग्जाम के मेंस के पेपर 5 में अलंकार नामक एक टॉपिक है, और वो अलंकार टॉपिक में इतनी गहराइयां छुपी हुई हैं। निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और सांग रूपक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हमें कर्मधारय समास अच्छे से आता है तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। कैसे? क्योंकि कर्मधारय में जो सामासिक पद मिलते हैं वो सामासिक पद मिलते हैं उपमेय प्लस उपमान वाले। चरण सरोज, कमल नयन, राजीव नयन, इस टाइप के जो आपको पद मिलते हैं वो कर्मधारय में है। और यदि वो एक पद मिलता है आपको, लाइक चरण सरोज, तो उस एक पद को बोलते हैं एक रूपक। 2 पद मिलते हैं तो उसे बोलते हैं 2 रूपक। 3 मिलते हैं तो उसे कहते हैं 3 रूपक। और ऐसे ही हम क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जहां उपमेय प्लस उपमान एक बार मिले वो होगा 1 रूपक, 2 बार मिले 2 रूपक, और 2 से ज्यादा बार मिले तो 3 या फिर ज्यादा रूपक। और इसी के आधार पर ये प्रकार मिलेंगे, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और सांग रूपक। ब्रीफली यदि हम बात करें तो निरंग रूपक का मतलब है जिन कविताओं की पंक्तियों में एक रूपक मिलता है। कितना रूपक मिलता है? 1। लाइक चरण सरोज पखारन लागा, जो चरण सरोज पखारन लागा, इसमें केवल एक रूपक मिला, वो है चरण सरोज। पारंपरिक रूपक में रूपक कितने मिलेंगे? 2, लेकिन एक रूपक दूसरे रूपक की क्या करेगा? पुष्टि करेगा, या हम कह सकते हैं एक रूपक दूसरे रूपक पर क्या होगा? आश्रित होगा। सांग रूपक का मतलब है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में 2 से ज्यादा स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो। और यह क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट एक रूपक, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट दूसरा रूपक, उषा नागरी तीसरा रूपक। तो जहां 2 से ज्यादा रूपक मिलते हैं वो होता है सांग रूपक। तो रूपक अलंकार क्लियर हुआ आपको? रूपक का अर्थ होता है उपमेय प्लस उपमान, या फिर गुणों की समानता के कारण जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसके 3 भेद हैं, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और सांग रूपक। अब यहां से हम बात करते हैं प्रश्नों की, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। प्रश्न क्या बनेगा? 3 नंबर के प्रश्न तो बनते ही हैं, और 1 नंबर का प्रश्न भी आपका यहां से पूछा जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, रूपक अलंकार को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, रूपक अलंकार के भेद लिखिए। 3 नंबर पर प्रश्न पूछा जाएगा, पारंपरिक रूपक को उदाहरण से समझाइए। 3 नंबर पर प्रश्न पूछा जाएगा, निरंग रूपक को उदाहरण से समझाइए। 3 नंबर पर पूछा जाएगा, सांग रूपक को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस टाइप के प्रश्न आपके 3 नंबर पे बन सकते हैं। 1 नंबर में क्या बनेगा? 1 नंबर में आपका प्रश्न बनेगा, एक पंक्ति दे रखी होगी और पूछेंगे कौन सा अलंकार है। 1 नंबर में पूछेगा आपसे, एक पंक्ति दे रखी होगी और पूछेगा रूपक का कौन सा भेद है। तो इस तरह के 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कैसे बने थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। फिलहाल हम यहां पर रूपक के भेद पर एक एक कर चर्चा करते हैं। पहला है निरंग रूपक। क्या मिलेगा? निरंग रूपक। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो रूपक के भेद होते हैं मेनली 2। एक होता है अभेद और दूसरा होता है तद्रूप। अभेद के अंदर इन तीनों को रखा जाता है, निरंग, सांग और पारंपरिक को। तद्रूप अलग है।
हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो अभेद वाला है। अभेद मतलब दोनों में कोई भिन्नता या दोनों में कोई भेद ना हो, दोनों एक जैसे लगे, ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा क्या है, निरंग रूपक। निरंग रूपक क्या बताया मैंने कि जब किसी पद में या जब किसी कविता में केवल एक जगह रूपक मतलब एक रूपक हो, वहां पर क्या होगा, निरंग रूपक अलंकार होगा। अर्थात जिन कविताओं की पंक्तियों में एक रूपक की प्राप्ति होती हो वहां पर निरंग रूपक होगा। लाइक एग्जांपल है चरण कमल मृदुमंजु तुम्हारे। तो यहां पर आपको एक पद मिला, वो है चरण कमल। और ये जो सामासिक पद है, ये जो सामासिक पद है ये कितना है, एक है। और ये कौन सा सामासिक पद है, तो याद रखना ये कर्मधारय का है। और कर्मधारय का सामासिक पद ही क्या कहलाता है, आपका एक रूपक। और जब एक रूपक होगा तो आंसर क्या होगा, निरंग रूपक। या फिर मान लो एक एग्जांपल मैंने लिख दिया कि चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया यहां पर एक एग्जांपल कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूं, चंद्र खिलौना ही ले हूं। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, एक एग्जांपल हमने यहां देखा, यहां भी आपको एक रूपक मिला, यहां भी आपको एक रूपक मिला, यहां भी आपको एक रूपक मिला, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, निरंग रूपक। एक अब शॉर्ट बात देखो, ट्रिक देखो। सामान्यतः रूपक में आपको एक डैश मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। सामान्य कंडीशन में योजक चिन्ह मिल जाए और आपको कुछ समझ में ना आए तो याद रखना वो रूपक अलंकार होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। थोड़ा दिमाग जरूर लगाना, वो दिमाग कैसे लगाना ये मैं बता चुका हूं और आज भी बता दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगला है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक का मतलब है दो रूपक मिलेंगे लेकिन एक दूसरे पर क्या होगा, डिपेंडेंट। जब किसी पद में या कविता में दो रूपक होते हैं तथा उनमें से एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की, कितने कौन से रूपक की, दूसरे रूपक की पुष्टि होती हो, मतलब एक रूपक दूसरे रूपक पर डिपेंडेंट हो, एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करता हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब यहां पर महेश मतलब महादेव, चंद्र चकोरी। अब देखिए एक पक्षी होता है चकोरी जो किसको देखता है, चांद को। किसको देखता है, चांद को। लेकिन अब ये जो पक्षी का काम कर रही है वो कौन कर रही है, पार्वती जी। और यह चांद का काम कौन कर रहे हैं, महेश का मुख। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये महेश का मुख और ये पार्वती वाला जो कार्यक्रम है ये क्या कर रहा है, एक की पुष्टि दूसरा कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए महेश मुख चंद्र चकोरी ये दो रूपक हो गए लेकिन दो रूपक एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आपका पारंपरिक रूपक। क्या हो जाएगा, पारंपरिक रूपक। कि जिस प्रकार चकोरी चांद को देखती है, जिस प्रकार चकोरी पक्षी चांद को देखती है टकटकी लगाकर, वैसे ही यहां पर पार्वती जी किसको देख रही हैं, महेश के मुख को। इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, ये पारंपरिक रूपक। और आगे बढ़ते हैं, अगला मिलेगा जिसे हम कहेंगे सांग रूपक। सांग रूपक का मतलब है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में दो से अधिक रूपक प्राप्त हो वहां होगा आपका सांग रूपक। कि जिन कविताओं की पंक्तियों में दो से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो, जैसे मैंने बोला बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, पहला रूपक। तारा घट उषा नागरी। तो जनरली देखो एक डैश दिखा, दूसरा डैश दिखा, तीसरा क्लियर हो रहा है कि इसमें भी डैश होगा। तो यहां पर तीन आपको डैश मिल रहे हैं, मतलब पहला रूपक अंबर पनघट, दूसरा रूपक ताराघट और तीसरा रूपक आपको मिला उषा नागरी। तो जिन कविताओं की पंक्तियों में दो से अधिक रूपक यदि प्राप्त होते हैं तो वो आपका क्या होगा मित्रों, वो आपका होगा सांग रूपक। निरंग एक, पारंपरिक दो और सांग क्या होगा, दो से ज्यादा। तो ये हो गया हमारा अलंकार का कंप्लीट काम। पहले हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ा, फिर हमने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार को डिटेल में देखा। इसके और भी एग्जांपल्स यदि आप देखना चाहते हो तो मैं फिर आपको बता रहा हूं
एस्पिरेंट्स पब्लिकेशन की बुक आप ले लीजिए, उसमें आपको बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। उस बुक को केवल और केवल एमपीपीएससी पेपर 5 के लिए ही बनाया गया है स्पेशल। उसमें उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक, और जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2020 में पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी मेंस में। अब आप जानते हो एमपीपीएससी मेंस में अलंकार से 3 नंबर के प्रश्न भी बने थे और अलंकार से 1 नंबर के प्रश्न भी बन चुके हैं। 1 नंबर का प्रश्न तो सिलेबस में निर्धारित था ही, लेकिन 3 नंबर के प्रश्न की बात करें तो वो सिलेबस में क्या था, छुपा हुआ था, इनबिल्ट था, जो 2020 में भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये याद रखना आप। अब 3 नंबर के प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, कैसे आते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, 1 नंबर का प्रश्न कैसा आता है और कैसा लिखा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो आप जानते हो जिन कविताओं की पंक्तियों में कोई शब्द रिपीट हो, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हो, ध्यान रखना, जिनसे एक से अधिक, मतलब कोई एक शब्द है जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। अब एक से अधिक अर्थ वाला मतलब अनेक अर्थ है, और हम जानते हैं ये शब्दालंकार वाले भाग में आया था, और शब्दालंकार में 3 ऑप्शन है, अनुप्रास है, यमक और श्लेष है। अब अनुप्रास, यमक और श्लेष आपके पास उपस्थित है, इसका मतलब यह हुआ कि अनुप्रास तो है नहीं है क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, यमक भी नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। श्लेष अलंकार यह कहता है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहां क्या होगा, श्लेष अलंकार। मतलब इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा दोस्तों, वो होगा श्लेष अलंकार। तो केवल एक शब्द में इसका आंसर लिखना है और वो है श्लेष अलंकार। ये हो गया आपका आंसर। आंसर के बाद पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न था आपका, और 1 नंबर के प्रश्न के लिए केवल एक शब्द में भी आंसर लिखोगे तो आपका 100% जो है नंबर दिए जाएंगे। अगला है अनुप्रास के कितने। शब्दों को समझना, कितने मतलब 5, और कौन से भेद हैं, मतलब आपको लिखना है कि 5 भेद हैं। कौन कौन से, 6 का अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, ठीक है, लाटा अनुप्रास, ठीक है, श्रुत्य अनुप्रास, और 5वां आपको मिलेगा अंत्य अनुप्रास। ये हो जाएंगे आपके 5। इतना उसमें लिखना पड़ेगा। अब ये भी कितने नंबर में आया था, 1 नंबर में ही आया था। अब ये 1 नंबर का प्रश्न, तो इसमें 1 वर्ड में आंसर नहीं है, इसमें 6 शब्द लिखने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बट आपको ये बताना पड़ेगा 5 भेद और 5 के नाम, क्योंकि लिखा है कौन से हैं। यदि आप केवल 5 लिख कर आओगे तो फिर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, उपमा यह किस प्रकार का अलंकार है। आप जानते हो उपमा को हम किस श्रृंखला में रखते हैं, तो याद रखना उपमा को हम रखते हैं अर्थालंकार में। और सबसे बड़ी बात, ये उपमा अर्थालंकार वाले सेगमेंट में ही पूछा गया था, और उसका उत्तर भी आप देखोगे अर्थालंकार ही है। चॉइस ही नहीं है ज्यादा, या तो शब्द होगा या अर्था होगा, तो यहां आंसर क्या होगा, अर्थालंकार। 1 वर्ड में आपका 1 नंबर फिर तैयार हो गया, और ये सब हम देख चुके हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द डोलना मतलब डोला में उपमा का कौन सा अंग है। हम जानते हैं पीपर पात मतलब उपमान, सरिस मतलब वाचक शब्द, मन मतलब उपमेय, तो डोला क्या बचेगा हमारा, समान या साधारण धर्म। इन दोनों को लिख देना, आप कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसका आंसर केवल एक शब्द में समान या फिर साधारण धर्म दोनों लिख दीजिए। अलग अलग जगह आपको अलग अलग शब्द देखने को मिलते हैं।
समान या साधारण धर्म, इसका आंसर होगा 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया। ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये तो अभी देखा था। रूपक का कौन सा भेद है? तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न था और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सांग रूपक। क्या होगा इसका आंसर? सांग रूपक, पूर्ण विराम लगा के खत्म। यूं नहीं कि आप इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न है, 1 वर्ड में भी इसका आंसर हो सकता है। उत्प्रेक्षा के प्रधान भेद कितने हैं? तो हम जानते हैं उत्प्रेक्षा के कितने भेद हैं? 3 हैं। एक है आपका वस्तुत्प्रेक्षा। अब चाहो तो आप ऐसा लिख दो, चाहो तो आप मिलाकर लिख सकते हो। मिला के कैसे लिखेंगे? वस्तुत्प्रेक्षा। तो जैसा आप लिख सकते हो वैसा आप लिख लो, कोई भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? यहां पर मिलाकर लिख देते हैं, मतलब संधि के नियम के साथ। तो ये हो जाएगा वस्तुत्प्रेक्षा, ये हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा और तीसरा हो जाएगा आपका हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा। तो यहां पर कॉमा 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 और पूर्ण विराम लगाओ, खत्म करो। विराम चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना, 3 पंक्ति में भी लिख सकते हो, कॉमा करके भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना आपको तीनों भेद है ये। अगला, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में हेतु का सामान्य अर्थ क्या है? यदि आप उत्प्रेक्षा को भी हटा दो तो हमेशा हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। हम बोलते ना छुट्टी लेने हेतु, तो आप यहां लिखोगे हेतु का सामान्य अर्थ कारण है। क्या है? कारण। केवल इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, चाहो तो आप पूरी पंक्ति लिख दो कि हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में हेतु का अर्थ कारण होता है। क्या होता है? कारण। ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला है, संस्कृत आचार्य दंडी की अलंकार संबंधी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। याद रखना ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया था? 3 नंबर में आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के प्रश्न कैसे लिखते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यदि आपको संस्कृत डेफिनेशन याद है तो आप संस्कृत की डेफिनेशन जरूर लिखें। कैसे लिखेंगे? काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान, धर्मान, अलंकरान, प्रचक्षते। फिर इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे बाकायदा, ठीक है, और फिर लिखेंगे अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। मतलब आपने संस्कृत लिखा और उसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया। और मैं आपको बता दूं, आपको 4 लाइन मिलती है, लिखना कितने लाइन में है? 3 लाइन में ही लिखना है। तो चौथी लाइन मार्जिन के लिए होती है। यदि आप एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हर बार एडजस्ट मत करना। तो संस्कृत और फिर आप हिंदी की परिभाषा इसमें ऐड करोगे तो मुझे लगता है यह आंसर 100% आपका सही माना जाएगा। 3 में से 3 आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आपको संस्कृत की डेफिनेशन में डाउट है तो बिल्कुल मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखोगे तो फिर आपको गलत लिखोगे तो नंबर कटेंगे। मान लो आपने लिखा ही नहीं और केवल एक डेफिनेशन लिखी तो आपके चांसेस नंबर मिलने के तो हैं, कम से कम कटने के चांसेस तो कम होंगे। लेकिन यदि हम गलत लिखेंगे तो फिर और दिक्कत है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति, किसी व्याकरणविद, किसी कवि, किसी लेखक के माध्यम से वो परिभाषा पूछना चाहता है और उस कवि ने यदि वो परिभाषा संस्कृत में दी है तो आप उस संस्कृत की परिभाषा के साथ उसका हिंदी अर्थ भी लिख लें। जैसे कि आचार्य भामा का पूछा जा सकता है कि आचार्य भामा की अलंकार संबंधी परिभाषा दीजिए, तो आंसर क्या होगा? न कांतम अपि निर्भूषम विभाते वनता मुखम। फिर उसका हिंदी अनुवाद लिख दो, तब जाकर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। शब्दालंकार का तात्पर्य क्या है? ये 3 नंबर में पूछा गया है। जब भी आपसे 3 नंबर का इस प्रकार का प्रश्न बने तो आप कोशिश करना 3 पॉइंट ऐड करने की। पहला, परिभाषा लिख देना। दूसरा, हो सके तो उदाहरण लिख देना, क्योंकि परिभाषा को जस्टिफाई कौन करेगा? उदाहरण। और यदि आपके पास स्पेस है तो उन प्रकारों पर चर्चा कर लेना जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। और सिलेबस में आपको 3 मिलेंगे, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और क्या मिलेगा आपको? श्लेष। इन तीनों को लिख के खत्म करोगे कॉमा लगा के। पहली लाइन में लिख दो क्या?
शब्दों के कारण चमक उत्पन्न, या फिर जिन कविताओं की पंक्तियों में शब्दों के कारण सौंदर्य प्रकट होता हो। पूर्ण विराम लगाओ, परिभाषा लिख दो, कोई भी आपको उदाहरण कोई भी लिख दीजिए जो आपको लगता है सजना है मुझे सजना के लिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। आपको जो उदाहरण आपको याद हो वो लिख दो और 3 प्रकार लिख दो। 3 नंबर आपके कंफर्म है क्योंकि सब इंक्लूड है इसमें। आप चाहो तो प्रकार नहीं लिख पा रहे हो तो इन 2 से भी काम चला सकते हो, इन 2 में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, डेफिनेशन यदि आप लिख रहे हो तो फिर उदाहरण लिख देने में कोई बुराई नहीं है। इवन उदाहरण उस परिभाषा को प्रमाणित करती है, प्रमाण उसको मिल जाता है। अगला है उपमा अलंकार कैसे कहते हैं, मतलब ये 3 नंबर का प्रश्न है आपका। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अब उपमा अलंकार को यदि हम परिभाषित करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा, और फिर हम इसके उदाहरण लिख देंगे। प्रकार लिखो या ना लिखो, ये 2 काम हमको जरूर करना है। यदि आपके पास स्पेस है तो आप इसके प्रकार भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। परिभाषा क्या होगी? जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। पूर्ण विराम। उदाहरण लिख लो, पीपर पात सरिस मंडोला, या कोई नॉर्मल सा उदाहरण ले लो, तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है। प्रकार लिख दो, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा समाप्त। अंग नहीं लिख सकते भाई इसमें, ठीक है, जगह नहीं है। अगला है रूपक अलंकार का तात्पर्य क्या है? संस्कृत की डेफिनेशन याद हो तो ही लिखना, अदरवाइज आप हिंदी में लिखना। क्या लिखोगे? गुणों की समानता के कारण जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए। पूर्ण विराम। उदाहरण लिख लो, चरण सरोज पखारन लागा। ऐसे एक बढ़िया से उदाहरण याद कर लो जो शॉर्ट हो। याद रखना, बहुत बड़ा उदाहरण याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 नंबर में यदि आप बड़ा उदाहरण लिख रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। आप 1 लाइन वाले उदाहरण ही याद रखेंगे 3 नंबर के आंसर के लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस हैं, 20 to 25 वर्ड्स हैं और 3 लाइन है। उन 3 लाइन में हम क्या एडजस्ट करेंगे? यदि हम 4 लाइन का उदाहरण लिखेंगे तो कहां लिखेंगे? 1 से 1.5 लाइन में आप डेफिनेशन और उसकी अगली लाइन में आप उदाहरण लिखकर समाप्त कर सकते हो, फिर आपके 3 नंबर कंफर्म है। यदि आपके पास स्पेस बच रही है, आप कलाकार हो, तो आप इसके प्रकार भी लिख दोगे। प्रकार में आप वो तीनों प्रकार लिख देना, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और सांग रूपक। अगला, वर्णों अथवा व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहां होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? याद रखना, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? पुनरावृत्ति, वो भी किसकी? वर्णों की और व्यंजनों की। और वर्णों और व्यंजनों की जहां पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह भी आपका 1 नंबर में ही पूछा गया था, तो 1 नंबर अनुप्रास अलंकार से आपके क्या हो जाएंगे? पूरे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई नंबर या तो मिलेगा या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा, 0 या 1, मतलब मैथमेटिक्स टाइप है ये। मैथ्स में या तो आपको यस होता है या फिर क्या होता है? नो। वैसा ही अलंकार के, शब्दावलियों के कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें यस और नो की कंडीशन मिलेगी, और याद रखना यही आपको स्कोर बनाने में काम आए। लाटानुप्रास अलंकार का किस प्रदेश से संबंध है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं दूसरे लेक्चर में कि भाई गुजरात से इसका संबंध है। क्यों है ये? इसके लिए आप वीडियो नंबर 2 देखेंगे तो मैंने इसमें पूरी डिटेल बताई है। केवल आंसर लिखना है गुजरात और खत्म करना है। 1 नंबर का आंसर है ये, या 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी अब तक की अलंकार की। अलंकार में 4 वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट 20 से 22 नंबर का काम करवा दिया है। आप याद रखना, यदि आप 2021 का मेंस इस जुलाई में देने जा रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और जिन लोगों का मेंस अक्टूबर नवंबर वाले सेक्शन में है, इनका प्री का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उनको पता तो है कि उनको मेंस देना है यदि नंबर अच्छे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और 4 वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सही सटीक तरीके से और शॉर्ट में अलंकार कंप्लीट करवा दिए हैं। फिर भी आपको और ज्यादा पढ़ना है और आपको एग्जांपल्स देखना है तो आप एस्पिरेंट पब्लिकेशन, जो कि मेरे द्वारा रचित एक बुक है, वो आप ले सकते हैं। इंदौर में अलग अलग दुकानों से वो मिल जाएगी। बहुत ही उसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत है, ठीक है मित्रों। तो फिर रखते हैं हम आज के लिए इतना ही। खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो आकार IAS का YouTube प्लेटफॉर्म। धन्यवाद, जय हिंद।